गाइस, होप आप सभी अच्छे हो। सो आज जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 हम करने वाले हैं। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, कैसे घटना चक्र से जो है वो झगड़ा शुरू होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लुई 16 की। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे कि भैया इन्होंने सारी जगह पे टैक्सेस इंक्रीज करने का जो है वो ऑर्डर इन्होंने निकाल दिया था, जिसकी वजह से हमने पहले देख लिया लोग इकट्ठे भी हो गए और उन्होंने मिलके जो है वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास 90% जनता क्या है, पीजेंट है। ठीक है, तो पीजेंट ही हर तरह का जो है वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आगे वही चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। क्या क्या बोला गया है कि फ्रांस में ओल्ड रीम, पुराने समय में जो मुनाश होते थे, उनके पास कोई भी राइट नहीं था कि वो टैक्स लगा सके अपनी इच्छा के अनुसार। क्लियर? मतलब टैक्स कौन लगा रहा है पूरी तरह से, हमारे जो लुई 16 है। ये बिना रीजन के चाहे किसी भी हाल में जो है वो टैक्स इंक्रीज करेंगे, भैया कोई भी क्वेश्चन इनसे नहीं करेगा। लेकिन इनके अलावा पुराने समय में जो मोनार्क थे उनको टैक्स बढ़ाना जो है वो सही नहीं माना जाता था। जबकि इसके बदले में क्या होता था कि मीटिंग बुलाई जाती थी ई स्टेट जर्नल की, ठीक है, और वो पास करते थे प्रपोजल नए टैक्स के लिए। मतलब कुछ जर्नल जो है जैसे मंत्री दल है इनका, वो बुलाया जाता था। और ये जो है वो एक पॉलिटिकल बॉडी, मंत्री दल थे। 3 तरह के स्टेट हम पढ़ चुके हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उसके। तो जो मोनार्क है वो डिसाइड करते थे जब उनके मीटिंग के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। तो अलोन कुड डिसाइड टू कॉल मीटिंग। ये सिर्फ जो आपके मोनार्क है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तीनों के, जो क्लर्गी है, हमारा मिडल सेक्शन है और हमारा लोअर सेक्शन है, तो उसमें जो है वो ये लोग जो है सिर्फ मीटिंग को जो है बुला सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट टाइम पे जो मीटिंग हुई वो हुई 1614 में। क्लियर? 1614 में ये लास्ट टाइम मीटिंग होती है। अब आगे बोल रहे हैं कि जो लुई 16 है वो फिर से एक बार 5 मई 1789 को जो है वो असेंबली बुलाता है, ई स्टेट को बुलाता है और कहता है कि भाई साहब ने नया टैक्स जो है वो पास करना है। क्लियर? और ये जो है वो बैठे होते हैं हॉल में जो है वर्सेलियस में, और वहां पर जो है वो होस्ट किया जाता है डेलीगेट्स को। डेलीगेट्स क्या हुए, हमारे जो हमारे मंत्री दल है। जैसे आज के टाइम पे मिनिस्ट्रीज है ना, लाइक हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है, तो एक मिनिस्टर के साथ बहुत सारे मिनिस्टर चलते हैं, वही चीज है। अब यहाँ पे बोला कि फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट में से 300 लोग आए थे, ठीक है जी। वो एक साइड पे बैठे हुए थे, ईच अदर ऑन, मतलब सीटेड टू फेसिंग ईच अदर, मतलब एक रो ऐसे बैठी थी और एक रो ऐसे बैठी थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऐसे बैठेगा, इस तरह से बैठ रहा है। अब थर्ड बोल रहा है कि 600 मेंबर है थर्ड ई स्टेट का, और वो क्या करेगा, इनके पीछे खड़ा है। मतलब ये तो बहुत गलत बात है भैया कि आप जो फर्स्ट ई स्टेट है, सेकंड ई स्टेट है, उसमें से जो है वो आप एक दूसरे को फेस कर रहे हो, थर्ड ई स्टेट वालों को बैठने के लिए भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है। आगे बोला है द थर्ड स्टेट वॉर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोस्ट प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। तो जो थर्ड स्टेट थे उसमें कौन लोग आ रहे थे, जो प्रॉस्परस हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वो वेल्थ कमा रहे हैं, चाहे वो कपड़े बेच के, चाहे वो वुडन का काम करके, कारपेंटर का काम करके वो पैसा कमा रहे हैं। और कुछ जो है एजुकेटेड हैं, जो एडवोकेट वगैरह जो बने हुए थे। पीजेंट, आर्टिशियन और वुमेन जो है वो उनको असेंबली में आने से बिल्कुल मना। मतलब जो जिस पे तुम टैक्स लगा रहे हो वो बंदा जो है वहां नहीं आ सकता, बाकी उसके अलावा जो टैक्स जिन्होंने कुछ पे नहीं करना है वो लोग वहां पे आ रहे हैं। उनका ग्रीवियांस ऐसा था कि वहां पर डिमांड जो है वो लिस्ट आई, उसमें 40,000 लेटर थे जो अपने साथ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लेके आए हुए थे। कैन यू बिलीव दैट, ये 40,000 लेटर आए हुए हैं वहां पे, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि वोटिंग इन ई स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ई स्टेट वो हैव वन वोट। यहाँ से प्रथा जो है वो बड़े पहले से चलती आ रही थी कि एक पर्सन के पास कितना राइट है वोट करने का, 1 वोट।
अब आगे बोल रहा है कि जो लुई 16 है, वो यही चीज़ों को जो है वो आगे फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट है, वो बोलते हैं कि भाई साहब अब हम भी जो है वो वोट करेंगे। जबकि पहले टाइम में क्या था कि जो आपका क्लर्की है और सेकंड जो आपका पोर्शन है वही जो है वो हर तरह से वोट कर सकता था। थर्ड स्टेट को किसी भी तरह का वोट जो है वो देने के राइट नहीं थे। लेकिन हमने एक चीज उसमें और भी पढ़ी थी कि लोगों में ये भावना कहाँ से आई कि भैया हमने भी वोट करना है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रूसो की जो फिलॉसफी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया जो आपका गवर्नमेंट है और साथ में जो पीपल है उनके बीच में एक जो है मीडियोकर होना चाहिए जो पीपल्स की बात डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। जो किंग है वो उन प्रपोजल जो 40,000 लेटर आए थे ना, उन प्रपोजल्स को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। जो मेंबर ऑफ थी स्टेट है वो असेंबली से बाहर हो जाते हैं। मतलब किंग का ठीक है कि किंग ने जो है वो टैक्स लगाना है, किंग जो है वो टैक्स लगा रहा है, लेकिन जो लोग ये 40,000 लेटर दे के आए हुए हैं कि हमारी ये जो है वो डिमांड्स हैं, उस डिमांड को तुम क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। तो यार तुम किस बिहाफ पे सोच रहे हो कि वो तुम लोगों को जो है वो टैक्स पे करेंगे? है जी, ये तो बड़ी गलत बात है, बड़ा अन्याय है ये। आगे रिप्रेजेंट जो है वो बाहर निकल जाते हैं, बहुत गुस्से में वो बाहर से निकलते हैं और स्पोक्समैन जो होते हैं होल फ्रेंच नेशन के, वो इन चीजों को खुद को देखते हैं कि भैया हम क्या कर रहे थे। 20 जून को वो जो है वो हॉल टेनिस कोर्ट में जो है वो इकट्ठा होते हैं वर्सेलियस में, और वो खुद की ही जो है वो एक नेशनल असेंबली बना देते हैं, मतलब एक पार्टी जो बना देते हैं। और वो बोलते हैं कि भैया हम खुद फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जो है वो हम जितने भी मोनार्च हैं उन सब की पावरों को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। मतलब हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम हमारे ऊपर जो है वो राज करो, जो भी तुम्हें करना होगा वो जनता के हिसाब से करना होगा। इसको जो है वो आगे बढ़ावा देने वाले दो बड़े महान हस्तियां हैं यहाँ पे, मिराबू और एबेसियस। तो मिराबू जो है वो एक नोबल मतलब हाई क्लास फैमिली में पैदा हुए होते हैं, लेकिन जो है वो सोसाइटी के जो फीडुअल प्रिविलेजेस थे वो उन सबसे दूर ही रहते थे। लेकिन ये कन्विंस्ड थे कि हाँ हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए, विजुअल प्रिविलेज से दूर रहना चाहिए, जो सामंतवादियों को अधिकार दे रखे उनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने जर्नल जो है वहां का समाचार पत्र होगा या न्यूज जैसे भी उसे स्प्रेड कर सकते थे, या उन्होंने बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस दी क्राउड में जो वर्सेलियस में असेंबली इकट्ठी हुई थी। अब यहाँ पर जो है वो कुछ एक डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि 1774 में जो लुइस 16 है वो किंग बन जाते हैं। 1789 में जो है वो ईस्ट स्टेट कन्वेंशन होती है, थर्ड ईस्ट स्टेट जो है वो नेशनल असेंबली बना देती है। 1791 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। 92-93 में जो है वो फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है, और जो जकोबियन रिपब्लिक जो है वो यहाँ पर आती है रूल करने के लिए। फिर आगे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस में आते हैं, और 1815 में जो है नेपोलियन जो है वो डिफीट कर जाते हैं वाटरलू में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तो थैंक्स है एनसीईआरटी का कि उन्होंने एक ही साथ पे सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। आगे यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे मिराबू जो है वो स्पीच दे रहे हैं और लोग जो है वो उन्हें ध्यान से सोच सुन रहे हैं। आगे स्केच जो है ये जैक लुईस डेविड ने बनाया था नेशनल असेंबली का, कि क्या क्या नेशनल असेंबली में होता है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि अबेसियस जो है वो एक प्रीस्ट थे जिन्होंने जो है वो पैम्पलेट लगाए, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट भैया है क्या है? थर्ड स्टेट बस इतना नहीं है कि वो तुमको टैक्स ही पे कर रहा है, उसके अलावा भी उसकी बहुत बड़ी पहचान है जो लोगों को एक क्वेश्चन दे रही है कि भैया बताइए कि आप कौन है जो थर्ड स्टेट के हैं। आगे जो नेशनल असेंबली है वो बिजी हो जाती है वर्सेलियस में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और ये जो चीज है वो फ्रांस में धीरे धीरे जो है वो टर्मोइल्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब वहां पे क्या हुआ कि सर्वर विंटर जो है वो आती है, ठंड बहुत जाती है जिसकी वजह से हार्वेस्ट पूरी तरह से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपने सपोज व्हीट पैदा कर रखी है, लेकिन ठंड की वजह से कोहरे की वजह से व्हीट क्या होगी, पूरी तरह से डैमेज होगी। तो जब आपके पास व्हीट की जो है वो डिमांड ज्यादा है लेकिन व्हीट आपके पास कम है, तो आपके प्राइस क्या होंगे धीरे धीरे,
उस चीज़ की कीमत क्या होने लग पड़ेगी, बढ़ने लग पड़ेगी। जैसे आपने प्याज़ का देखा होगा ना, ऑनियन जब मार्केट में आता है, जब उसका सीज़न होता है तब उसका प्राइस जो है वो ₹10 केजी, ₹16 केजी तक भी जाता है। लेकिन जब वो आपका हार्वेस्टिंग पे नहीं होता है तो उस टाइम पे वही प्याज़ जो है वो ₹150 किलो तक भी जाता है। सेम यहाँ पे वही होता है कि ब्रेड के प्राइस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जो बेकर्स होते हैं जो ब्रेड बनाते थे, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एक्सप्लॉइट हो जाते थे कई बार, और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सप्लाईज ही नहीं आती थी। जब आएगी नहीं सप्लाई तो वो खाना क्या बनाएंगे। आगे आप देखोगे कि जो ये बेकरी की शॉप्स थी, इनके बाद बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती थी सामान लेने के लिए, क्योंकि बेकरी के पास सामान नहीं आएगा तो बेकरी बनाएगा क्या। क्राउड में जो है वो बहुत गुस्सैल वुमेन्स भी आती थी जो सीधी कई बार शॉप्स में घुस जाती थी। उसी टाइम पे किंग ने ऑर्डर दिया कि भैया पेरिस की तरफ जो है वो मूव करो अपनी सेना को सीधा बोल दिया कि जाओ लोगों को सेव करो और वहां पे जो है वो जितना भी एजिटेटेड क्राउड है उसको जो है वो स्टॉप करो और बेस्टाइल को पूरी तरह से क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। मतलब किंग एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई तुम दुकानों को बचाओ, जो जनता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसा कैसे चलेगा। आगे यहाँ पे बोल रखा हुआ है कि कंट्री साइड में रूमर फैल गया, गांव गांव में रूमर फैल गया कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर्स हैं उन्होंने जो है वो बैंड हायर किए हैं ब्रिंगर्स के, जो क्या करेंगे पक्की हुई फसलों को खत्म कर देंगे, चाहे वो उनको जला देंगे, चाहे काट देंगे, चाहे जानवर छोड़ देंगे। तो वो मैनर्स क्या है, गांव गांव में जगह पे न्यूज फैल जाती है कि भैया आपकी फसल को जो है बुरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, तो इसलिए क्या करो उसको काटो और मार्केट में बेच दो। और इसने बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया लोगों के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे पिचफोर्क और अटैक हो जाते हैं चिटक्स में। वहां पर जो है वो बुरे हाल से ग्रेन्स को लूटा जाता है। डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं मोनारियल ड्यूज के, वो सारे के सारे बर्न कर दिए जाते हैं। बहुत सारे नोबल जो है वो भाग जाते हैं वहां से, और इस तरह से जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब एक तरह से आज भी आपने देखा होगा कि एक र्यूमर स्प्रेड कर दो कि ऐसा होने वाला है, आगे से उसके रिजल्ट देखो। तो यहाँ पर भी इन्होंने र्यूमर स्प्रेड किए कि भैया जो मैनर है वो आपकी जो जितनी भी क्रॉप है उनको जलाने के लिए आ रहे हैं। बदले में उन्होंने क्या किया, जो आपका मैनोर थे उन्होंने पूरे हाल से जो है लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, बुरे हाल से हर चीज को सीज कर दिया, हर चीज को जला दिया, और लुटेरा वाला काम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया। आगे यहाँ पर है ग्रेट फियर से कौन सा रीन नहीं अफेक्टेड है और एरिया जो है वो रिवोल्ट करता है 1789 में, वो सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है इस वाले टॉपिक में। चलिए आगे यहाँ पे बोला है फेस्ड विद पावर ऑफ द रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 जो है वो फाइनली बोल देते हैं कि ठीक है नेशनल असेंबली मान गए आपकी बात, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी आपके प्रिंसिपल हैं पावर्स के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने बनाया है उसे देखा जाएगा। असेंबली ने डिक्री जो है वो एक पास किया। डिक्री का मतलब होता है कि एक तरह से इन्होंने ऑर्डर पास किया कि फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, और वो जो है वो किसी भी तरह का जो है वो टैक्स इम्पोज जो है वो किसी पे नहीं कर सकते थे। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैसे टैक्स लगा रहे हैं, वही आगे बोल रहे हैं। आगे इन्होंने बोला कि जो मेंबर है क्लर्की के वो उन्हें जो है वो अपनी प्रिविलेज जितना भी उनका विशेषाधिकार है वो उनको छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है भैया, बात इक्वलिटी की हो रही है। टिल्स जो है उसे अबॉलिश कर दिया जाएगा और जो लैंड है चर्चिस के पास वो आपकी पूरी जगह पे बांट दी जानी चाहिए। ये इनका जो है वो मेजर मुद्दा बन गया। अब यहाँ पे यहाँ जगह बोली है कासल है, एक रेजिडेंस है किंग्स का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने अटैक किया। और मैनोर क्या होते हैं, लॉर्ड होते हैं, इनके पास अपने अपने मेंशंस होते हैं। आगे यहाँ पे बोला है कि इसके रिजल्ट में जो लोग हैं, जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे असेट्स। अब आप टेंशन में आ जाएंगे कि असेट क्या चीज हुई। देखिए असेट क्या चीज होती है हमारे पास भैया, ये जो असेट है, अब देखो मैं एक सपोज अर्निंग कर रही हूँ, मैंने एक घर बनाया, होम हाउस बनाया, क्लियर। उस हाउस में मैंने 5 रूम्स जो हैं वो बना रखे हैं फैमिली के लिए, क्लियर। एक बार मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है जी। वन टाइम जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब उसके बाद जैसे लोग आ रहे हैं मंथली मुझे जो है वो क्या आ रहा है, टाइम से रेंट आ रहा है,
ठीक है जी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो रेंट डिसाइड करेंगे। अगर आप अर्बन एरिया में तो आपका रेंट ज़्यादा होगा, अगर रूरल एरिया में तो रेंट कम होगा, है ना? तो अब क्या है कि मैंने एक ही बार इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन रिज़ल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, हर महीने उस चीज़ का पैसा मिल रहा है। उसे कहते हैं हम एसेट। तो ये बोल रहे हैं कि 2 बिलियन लाइवर्स के क्या मिल गए उनको? एसेट मिल गए। आगे यहाँ पे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया भाई, मोनार्की आ गई यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और आगे नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791 में। और इनका सीधी सी बात थी कि मोनार्च जो राजा हैं, नोबल्स हैं, उनकी पावर्स को क्या करो, लिमिटेड करो। और आपने देखा भी होगा कि इंडिया में भी यही चीज है कि भैया वोट से ही जो है वो किंग डिसाइड होगा। दिस पावर जो है, ये पावर जो है वो वन हैंड पर्सन में कंसंट्रेट की गई और अब जो है वो धीरे धीरे सेपरेट करके अलग अलग लोगों में बांटी गई, जिसके लिए जो है वो 3 मेजर डिवीजन बनाए गए। और आप जानते हैं कि इंडिया में भी अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है। सेंटर में आ जाते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट में आ जाते हैं आपकी लेजिस्लेचर काउंसिल और विधान सभा। जैसे आप विधानसभा, विधान परिषद भी बोलते हैं, विधान परिषद, काउंसिल। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है वो आपकी मिला के क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं आपके लेजिस्लेचर को। ठीक है जी। आगे वही बात है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालत वगैरह जो है वो यहाँ आती हैं। आगे यहाँ पर जो है वो ये बहुत अच्छे से डायग्राम में जो है वो बताया गया है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में किंग्स और मिनिस्टर्स आ गए, लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली और वोटर्स आ गए। तो ये आप जो है वो आप डायग्राम से समझ सकते हैं। होप ये डायग्राम आपको इजीली अब समझ में आ जाएगी। अब आगे यहाँ पे बात की गई है 1791 में जो है पावर दी जाती है कि लॉ बनाना है नेशनल असेंबली में और इनडायरेक्टली इलेक्टेड वहां पे लोग होने चाहिए। जो सिटीजन्स हैं वो ग्रुप में जो है वो इलेक्टोरल्स करेंगे, होस्टर, और जिसकी मर्जी है कि वो असेंबली को चूज करें। सारे जो सिटीजन है उनको ऐसा नहीं है कि वो सभी जो है वो क्या करेंगे, वोट देंगे। मतलब तुम वोट देने के लिए बोल रहे हो लेकिन सारे लोग वोट नहीं देंगे। जो मेन है 25 साल से ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हैं पिछले 3 सालों से और उनकी लेबर्स वेजेस जो है वो दी हुई है और उनको फिर भी एक एक्टिव सिटीजन का जो है वो टाइटल दे रखा है, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स वोट दे सकते हैं। मतलब आपके पास आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए भैया, आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। आप जो है वो इक्वल टैक्स पे कर रहे हैं पिछले 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस के, जो आपको एक एक्टिव सिटीजन का जो है वो टाइटल भी दे रहा है, वही बंदा जो है वो आप यहाँ पे वोट कर सकता है। आगे बोला ऑल मेन एंड वुमेन जो है वो पैसिव सिटीजन है और वो इलेक्टोरल के लिए जो है उनको क्वालिफाई करना है, तब वो जो है वो मेंबर ऑफ असेंबली बन पाएंगे और उनका हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर जो है वो होना चाहिए। मतलब अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप वोट कर सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। आगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन सिटीजन पेंटेड कर दी गई है वॉल पे 1790 में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिमांड्स यहाँ पे दे रखी है, डाई मार्चन, वॉट फ्राई, कौन सी लैंग्वेज आई गेस इन्हीं की लैंग्वेज है। सो डिक्लेरेशन ऑफ मैंस राइट, यहाँ पे सोर्सेस सीज में हमें जो है वो इंग्लिश में दे रखा है कि मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल। ये आप पढ़ सकते हो सारा का सारा, कि इसमें मैन के लिए उन्होंने मतलब पूर्ण रूप से फोकस किस पे है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के ऊपर है। आगे यहाँ पे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैंस के लिए बनाया गया था कि उन्हीं के पास जो है वो राइट ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, नेचुरल और इनएलिजिबल राइट्स हैं उनके पास, और वो ह्यूमन बींग्स जो है वो बाय बर्थ हैं और कुड नॉट टेकन अवे, ये जो है वो उनसे नहीं लिए जा सकते हैं। ड्यूटी जो है स्टेट की हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है। मतलब आप देखें अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी की सारी चीजें हैं। दैट्स व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है। आगे यहाँ पर बोला है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। तो यहाँ पर देखो सिंबल वाला ट्रेंड कहाँ से चला कि ये आपका जब फ्रांस में इलेक्शन हुए ना, तब वहां के लोगों को जो है वो बोला गया कि भैया आप अपना अपना सिंबल दो सबको कि आप कैसे देना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो
chain used to fetter slaves, a broken chain stand act of becoming free। आप देख सकते हो यहाँ पे आप बोला गया है कि जो ब्रोकन चेन है कि आपका इस चेन का मतलब क्या है कि ये स्लेव्स को जो थी बांधी हुई थी, अब वो लोग क्या हो गए, पूरी तरह से फ्री हो गए। बंडल ऑफ रॉड्स और फिसेस, एक जो है वो रॉड है जो इजीली ब्रोक हो सकती है एंटायर बंडल से, इसीलिए आपको जो है वो किस में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। इसलिए आपने वो स्टोरी भी पढ़ी होगी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट यहाँ पे आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये जो आपकी आई है ये नॉलेज बता रही है, और जो रे ऑफ सन की है वो बता रही है कि दीवार, आप बादलों के बीच में से भी जो है वो चीजों को, अगर रोशनी सही है, अगर आप में चार्म ठीक है और आपके पास पावर है सन की तरह, तो आप बादलों को चीरते हुए भी, मुश्किलों का सामना करते हुए भी ऊपर उठोगे। और ये जो है वो एक सिंबल है रॉयल पावर का। नेक्स्ट स्नेक जो है वो खुद को ही बाइट कर रहा है टेल, तो इसका मतलब है कि एटर्निटी जो है वो सिंबल के, और इसमें बोला है कि रिंग जैसे किसी का कोई शुरू, इस रिंग में ना तो कोई शुरुआत है ना कोई एंड है, तो उसी तरह से हमारा जो है वो लाइफ साइकिल भी चलता है। आगे यहाँ पे बोला है, एक कैप दी गई है रेड कलर की, रेड फेरिगन कैप, जो आपकी स्लेव्स जो है वो उनको फ्री करने का क्या है कि ये सिंबल है। ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ब्लू व्हाइट रेड है यहाँ पे दिया हुआ। विंग्ड वुमेन, पैसिफिकेशन ऑफ लॉ, लेबल टेबलेट्स, यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि सारे लोग क्या है यहाँ पे फ्री है। तो ये गाइस, ये जो है वो सिंबल रिप्रेजेंटेशन थी इनकी। आगे जो है वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब आप ये क्वेश्चंस जो है वो मुझे बताएंगे कि आपको ये समझ में आए कि नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है दैट वन इज अब फ्रांस एबॉलिश मोनार्की। हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने पहले बोल दिया कि मोनार्की जितने भी हाईएस्ट नोबल्स हैं उन सबकी पावर्स को लिमिट कर दो। जो भी उन्होंने सेंट्रलाइज पावर कर रखी थी, यानी कि एक बंदे के हाथ में पावर दे रखी थी, उस सबको बांट दो, इनको जो है वो अपनी प्रिविलेजेस भी छोड़नी पड़ेंगे, तो वो सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है। और कैसे फ्रांस रिपब्लिक होता है वो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। आगे बोला है कि उस घटना चक्र में क्या होता है कि फ्रांस जो है वो फॉलोइंग ईयर्स में सिचुएशन का सामना करते रहते हैं। लुई 16 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर देते हैं, लेकिन वो किंग ऑफ प्रूशिया के साथ चुपचाप बात भी करते रहते हैं। भैया कौन सा राजा है जो ये पसंद करेगा कि मेरे हाथ से पावर जा रही है, ठीक है। आगे जो रूलर्स होते हैं नेबर कंट्रीज के, वो डरना शुरू हो जाते हैं फ्रांस की डेवलपमेंट को देख के। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, पहले तो एक किंग ही था ना जो चीजों को मैनेज कर रहा था, है ना। अब तो बहुत सारे लोग हो गए, हर सारी मिनिस्ट्री होगी, तो उससे धीरे धीरे कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप रूट्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। ग्राउंड लेवल क्या चीज हुई, आपके लोकल लोग, आप उन लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। आगे बोला है इन्होंने कि जो आपके उन्होंने जो आपके नेबर्स हैं वो इतने ज्यादा जेलस लग पड़े होने कि उन्होंने बोला कि धीरे धीरे जो है वो अपने सिपाहियों को अंदर भेजा जाए, और जो है वो समर का 1789 के समर का वेट किया जाए। अब जो नेशनल असेंबली है वो वोट करती है 1792 में अप्रैल में, और वो वोट करने के बाद क्या बता देती है कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या छेड़ दो, युद्ध छेड़ दो। अब ऑब्वियस सी बात है भैया कि तुम जो है वो कंट्री के बीच में अपने लोग भेज रहे हो, तो दूसरे नेशनल असेंबली वाले बेवकूफ थोड़ा ना, उनको क्या दिख नहीं रहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। आगे यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि नेशनल असेंबली वॉर नहीं चाहता था, इन लोगों की वजह से वॉर हुई। बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे जो है वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, लोग भी यहाँ पे आते हैं, और ये किंग के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि भैया प्रूशिया के साथ बात किसने की थी, किंग ने की थी। पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं जिसे वो मर्सेलियस भी बोलते हैं, और इसे जो है वो रॉक टे डी सिल्स ने जो है वो कंपोज किया था, और फर्स्ट टाइम जो है वो वॉलंटियर मिलके इसको जो है वो गाते हैं जब वो पेरिस की तरफ जा रहे थे। और आज के टाइम पे आप जानते ही हैं कि नेशनल एंथम है ये फ्रांस का। तो कब से घटना चक्र शुरू हुआ, 1792 से, और तब से ये गाना ये लोग गाते हैं। अब यहाँ पर रिवोल्यूशनरी वॉर्स होने लग पड़े, जिसकी वजह से लॉसेस भी आए और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आ गई लोगों के लिए। जो मैन थे वो दूर रह के युद्ध कर रहे थे, जो वुमेन्स थी वो अपने कोप्स को छोड़ देती हैं, टास्क में लग जाती हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। अब देखो,
अगर बात करें, देखो 1792 में ही वुमेन्स को इन्होंने इतना स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ व्हाई कि आज के टाइम पे यहाँ पे वुमेन्स जो हैं वो वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाती भी हैं। लास्ट सेक्शन जो है वो पॉपुलेशन का, वो कन्वेंस हो गया रिवॉल्यूशंस की वजह से, और कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स दे दिए रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कि भैया आप कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल क्लब बनाइए और उसमें जो है वो जो भी आप राइट लेना चाहे लीजिए। आगे जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैलियां करने लग पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि डिस्कस करनी चाहिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लोगों के साथ, क्या वो प्लान बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते एक नया क्लब सामने आता है, जैकोबियन। मतलब आप बोलने का मतलब इस चैप्टर में इतना है कि जो पीपल है ये बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ही काम कर रहे हो गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप ये पॉलिसीज बना रहे हो ना उसको हमारे साथ भी डिस्कस करो। और आप जानते हैं कि आज के टाइम पे इंडिया में भी जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो मैनिफेस्टो पैम्पलेट देती है एक सरकार कि इसमें हम इस साल में हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। उसके बाद जो है वो वोटिंग होती है। आगे जो है वो आगे जैकोबियन, इसका जो नाम दिया गया है वो एक फॉर्मर कॉन्वेंट थे सेंट जैकोब इन पेरिस में, बहुत अच्छे फादर रहे हैं ये। तो इनके जो है वो नाम पर जो है वो जैकोबियन क्लब जो है बनाया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वुमेन्स भी थी यहाँ पर। आगे जो है वो सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर में जो वो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक्टिविटी की और किस तरह से वो डिमांड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा सुंदर ये बना के दिया गया होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जो मेंबर थे जैकोबियन क्लब्स थे वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे, कम पैसे वाले लोग थे, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, पेस्ट्री कुक हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर, मतलब साधारण जनता इसमें आती है। जो लीडर थे इसके वो थे रॉबर्सबेरी। अब देखो ये बंदा भी बहुत गेम खेलता है यहाँ पे। तो आगे बोला है कि जैकोबियन जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो आपके मेल्स हैं वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड जो है वो क्या पहनेंगे, ट्राउजर पहनेंगे, जैसे आप ये देख सकते हो। सिमिलरली वोन जो है वो डॉक वर्कर्स भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे। आगे बोला है कि वो खुद को जो है वो फैशनेबल सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो सेट करेंगे, स्पेशली नोबल्स जो हैं वो नी तक जो है वो ब्रीचेस रखेंगे। क्लियर? आगे जो है वो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि बिल्डिंग, कॉन्वेंट क्या होती है कि बिल्डिंग थी। जो हमने बोला ना कि जैकोबियन क्लब था वो एक पुराने फादर थे, उनकी बिल्डिंग थी, तो वो बताया गया है। आगे नैना वेलिनियन लिबर्टी के बारे में यहाँ पे एक सिंबल यूज किया गया है। तो ये जो है वो रेयर पेंटिंग है वुमेन आर्टिस्ट की। तो ये रिवोल्यूशनरी इवेंट थे जो पॉसिबल थे वुमेन को ट्रेन करने के लिए, उस टाइम पे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये लोग भी, लेडीज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रही थी। आगे यहाँ पे बोला है कि जो मेल है वो आपके घुटनों तक ब्रीचेस पहन रहा है। तो जैकोबियन है उसे सैन क्लूतो यानी कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस दिया गया है। सन क्लूटो मैन जो है वो वॉर करेंगे, पहनेंगे एडिशन ऑफ रेड कैप। लाल तरह की कैप हमने पहले भी सिंबल्स में पढ़ा कि इसका मतलब है फ्रीडम, लिबर्टी। वुमेन जो है वो कुछ भी करने के लिए जो है वो बोला नहीं गया था। समर 1792 में जैकोबियन जो है वो प्लांट करता है कि भैया हम क्या करेंगे, जो पर्शियंस हैं बहुत ज्यादा नंबर में, जो गुस्साए हुए हैं, उनको क्या कर दें, उनकी सप्लाईज को कम कर देंगे और उनके जो फूड है प्राइसेस है उनको हाई कर देंगे। क्योंकि वॉर किसके बीच में हो रही थी? वॉर आपकी हो रही थी फ्रांस वर्सेस पर्शिया। तो पर्शियन लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दे कि जो भी उन्होंने कॉलोनीज बनाई है, ठीक है भैया, अगर आपको सामान चाहिए तो आप क्या करो, हाई पे प्राइस जो है वो दो हमें। अगस्त 10 की सुबह क्या होती है, जो पैलेस है टुलिस का, वहां पर जो है वो किंग के गार्ड्स को मार दिया जाता है और किंग को जो है वो बंदी बना लिया जाता है कई घंटों तक। जो असेंबली है वो वोट करती है कि इम्प्रीजन टू रॉयल फैमिली, भैया डाल दो उनको जेल में, इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। अब मैंने जो है वो 21 ईयर्स के जिनके पास जो है वो वेल्थ भी है, वो उनके वो जो भी है वो उनको राइट दे दिया जाए। मतलब सामान्य जनता के बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है। आगे इलेक्शन हुए जिसे जो है वो उन्होंने बोला कन्वेंशन, ठीक है। न्यूली असेंबली जो है वो नहीं बनाई गई, उसका नाम दिया इन्होंने कन्वेंशन।
21 सितंबर 1792 में जो है ये मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और फ्रांस को बना देते हैं रिपब्लिक। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा? फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक हो गया क्या का मतलब है कि भैया अब यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलेगा? वोटिंग सिस्टम। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो रिपब्लिक है वो क्या करेगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी जिसे लोग क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे आएगा। कोई भी हेरिडिटरी वंशावली वाला राजपाट जो है वो पूरी तरह मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये चीजें क्या होगी? खत्म हो गया। एक नया शब्द आया है यहाँ पे, ट्रियसन, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। जो अपने लोगों को छोड़ देता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रियसन। अब लुईस 16 जो है वो यहाँ पे बुरे हाल से डर जाते हैं कि उन्होंने जो है वो अपने राज्य को, अपने लोगों को छोड़ा, इसलिए उनको क्या देनी चाहिए? डेथ देनी चाहिए। और 21 जनवरी 1793 में उनको पब्लिक में ले जाके हैंग टिल डेथ मतलब लटका दिया जाता है। उनकी बीबी थी, उनको भी जो है वो थोड़े टाइम के बाद सेम ही जो है वो उनके साथ भी घटना चक्र कर दिया जाता है। तो मतलब कि पूरी तरह से राजा को भी मार दिया इन्होंने और राजा की पत्नी को भी मार दिया। अब वहां पे कौन सा समय शुरू हो गया? रेन ऑफ टेरर, डर का समय जो है 1793 से 1794 तक जो है वो रॉबर्सपेरी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई कंट्रोल करने के लिए और पनिशमेंट देने के लिए। आगे बोलते थे कि जो भी इनको एनिमीज लगते थे रिपब्लिक के, जैसे एक्स नोबल हो गए, क्लर्गी हो गए, इनको जो है वो अदर मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जो पार्टीज एग्री नहीं करती थी उनके मेथड्स के ऊपर, उनको ये अरेस्ट कर लेते थे, उनको ये पकड़ के जेल में डाल देते थे और उनके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल बिठा देते थे। मतलब कुछ लोगों का ट्रायल बिठा देंगे कि इसके ऊपर जो जजमेंट की जाएगी क्या इसने सही किया किया नहीं। अगर कोर्ट को वो गिल्टी लगता था तो ग्लूटिन। अब ग्लूटिन क्या चीज है? देखो ग्लूटिन क्या चीज है, अगर आपने पायरेट्स ऑफ करेबियन मूवी देखी होगी ना पार्ट 4, तो उसमें क्या है? एक दो डंडे हैं नीचे, यहाँ पर जो है वो इस तरह से बनाया गया और यहाँ पर एक ना बहुत बड़ा सा ब्लेड लगाया होता है जिससे रस्सी से पकड़ के साइड में एक आदमी होता है वो खड़ा होकर उसको पकड़े रखता है या रस्सी से बंधी होती है। अब यहाँ पे पर्सन जो है वो गर्दन लगाएगा, ऊपर से ब्लेड नीचे गिरेगा, गर्दन बॉडी से अलग हो जाएगी, उसे बोलेंगे ग्लूटिन। अब यही वही चीज यहाँ पे बनाया गया है, डॉक्टर ग्लूटिन ने इसको बनाया हुआ है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज लिबर्टी? टू कॉन्फ्लिक्टिंग ब्लूज यहाँ पे दे रखे हैं। आगे रॉबर्सपेरी ने जो है वो बोला कि बहुत सारे लॉज ऐसे पास किए जाएं जो वेजेस और प्राइसेस को क्या करे? मैक्सिमम सीलिंग दे। मीट और ब्रेड जो है वो रैशनल होना चाहिए। पीजेंट जो है वो उनको फोर्स करो कि ट्रांसपोर्ट करे वो अपनी ग्रेन्स को सिटी में और सेल करे उन्हें फिक्स्ड प्राइस में गवर्नमेंट में। मतलब अभी जो भारत में भी 2 साल पहले या 3 साल पहले जब वो कोविड था तब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी ये भी चीज बोली थी कि आप जो है वो हमें डायरेक्ट सेल करो, बीच में किसी भी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करो। तो देखो ये चीजें ना बड़ी पहले हो चुकी हैं। आगे बोला है कि व्हाइट फ्लोर को जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव कर दो और उसे जो है वो अगर वो एक्सपेंसिव है तो उसे हटा दो। सिटीजन को जो है वो इक्वल ब्रेड दो सबके बीच में। जो लोफ ब्रेड होता है होल व्हीट का, लोकल भाषा में हम यहाँ के ब्रेड को बोलते हैं बंद। बंद खाए होंगे आपने। इक्वलिटी जो है वो सोट की जाती है वहां पे कि हाँ हम जो है वो एक समान सभी को देखेंगे। इस तरह की स्पीचेस और एड्रेसेस लोगों को किया जाता है। ट्रेडिशन जो है वो सर और मैडम का यहाँ पे फ्रेंच में जो है वो शुरू हो जाता है, जबकि उसके बजाय वे क्या बोलते थे? कोटियन और सिटोसियन। ठीक है, तो जो आपके ऑफिशियल पढ़ते बंदे हैं उनको सिटोयन और जो नॉर्मल सिटीजन है उन्हें बोलेंगे सिटोई। चर्चेस जो है उनको बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जो आज भी वहां पे है। रॉबर्सबेरी अपनी जो है वो इन्हीं पॉलिसीज को लेके चलते रहते हैं और डिमांड जो है वो मॉडर्नाइजेशन की वहां पे बढ़ती जाती है। आगे जो है वो ये अच्छा काम कर रहे थे बट कुछ लोगों को उनका काम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में बोला कि इन्होंने जो कोर्ट है उसका क्या किया है? ऑफेंस किया है, तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और अगले दिन उनको भी ग्लूटीन में मरवा दिया जाता है। तो इस तरह से रॉबर्सबेरी को भी क्या कर दिया जाता है? फ्रेम करके जो है वो खत्म कर दिया जाता है। सो आप देख सकते हैं ये ग्लूटीन के पास का शो है। तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है मोबिलाइज करती है और यहाँ पे जो है वो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। ग्रीस और रोम को कन्वे किया जाता है हॉलो हिस्ट्री में, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आगे बोला है द डायरेक्टरी रूल फ्रांस।
The fall of Jacobean government allow the wealthier middle class to seize the power. Obvious सी बात है, जैसे कि आपकी पावर खत्म होगी, दूसरे की पावर बढ़ेगी, तो वो आपकी पावर को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। उन्होंने फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। उन्होंने बोला कि नहीं जी, जो नॉन प्रॉस्पेरस जनता है हमारी, उसको भी क्या करने दो, वोट करने दो। इस तरह से दो अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती हैं। ये डायरेक्टरी को अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव को जो है वो बनाया जाता है, और एग्जीक्यूटिव के साथ कितने बंदे हैं, 5 मेंबर्स हैं। सेफ गार्ड्स बनाए जाते हैं, सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन ऑफ पावर वन मैन एग्जीक्यूटिव में। मतलब वही है कि जो एक आदमी के अंदर जो है वो पावर थी, उसको हटा के डिफरेंट लोगों में बांट दिया जाता है। डायरेक्टरी जो है वो ऑफन क्लैश करती है लेजिस्लेचर काउंसिल के साथ, और फिर उनको डिसमिस करने का कोशिश करती है। मतलब 5 मेंबर एक साइड पर, एक साइड पे पूरी लेजिस्लेटर बैठी है, लेकिन जो ये 5 मेंबर है, इनके पास इतनी पावर है कि पूरी लेजिस्लेचर को ही बंद कर देंगे कि भैया जाओ, हमने नहीं करनी तुमसे बात। आगे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप बातें नहीं करोगे तो पॉलिसीज बनेंगी कैसे। इसने जो है वो एक नया मिलिट्री डिक्टेटर यहाँ पे खड़ा कर दिया, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब झगड़ा दो के बीच में हो रहा है, इस चीज का फायदा तीसरे बंदे ने उठा लिया, और वो क्या बन गया, यहाँ का डिक्टेटर। अब डिक्टेटरशिप क्या होती है कि एक ही बंदा जो है वो सारे रूल चला रहा है, वही बना रहा है रूल, ना कोई लेजिस्लेचर है ना कुछ है, जो वो बोल देगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की हो जाती है यहाँ पे एंट्री। सो गाइस, इसी के साथ हमारा सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंप्लीट होता है। सो इसी के साथ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, और आपका जितना भी डाउट रहता है मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।